ऐलान जंग हो चुका है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी है जनता की, जिसे ये तय करना है कि क्या वो दोबारा से एनडीए को चाहती है या फिर इस बार कुछ और मन में सोच रही है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि आप बार बार बीजेपी पर तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करें। ठीक है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले भरत कात्यायन जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि हर बार के चुनावों में हमने देखा है कि बीच में आते आते, क्योंकि इस बार 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन बीच में आते आते जो ट्रेंड है चुनाव का वो बदल जाता है, जो मुद्दे हैं वो बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रचार किस अलग चीज पे हो रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जाति धर्म कभी कभी किसी और मुद्दे पर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बार का चुनाव भी ऐसे ही लग रहा है। देखिए, इस बार का जो चुनाव होगा दिव्या जी, उसका मुद्दा भी साफ है और उसका विजन भी साफ है। अब इस बार एनडीए हो सकता है कि दक्षिण क्षेत्र में किसी तरीके के अलायंस के प्रेशर में आके कोई चेंज लाए, बट अदरवाइज जब तक बात अगर सिर्फ बीजेपी की करें तो उनका स्पष्ट जो विकास का एक मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास जो एजेंडा है, वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, जहां तक एनडीए अलायंस की बात की जाए तो उसको देखते हुए बड़ा डर लग रहा है, लेकिन वो करेगी क्या। लेकिन भरत जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक सीधा सवाल आपसे ये कि क्योंकि पिछली बार का जो गठबंधन था वो अलग तरीके का था, लेकिन जो विपक्ष में पार्टियां थी वो इस बार एनडीए के साथ है, तो आपको लगता है कि इससे सीटें और बढ़ेंगी, इससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, इस बार 75+ सीट आना निश्चित है बीजेपी का, और ये मैं हवा में ये नंबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बीजेपी में मोदी है या मोदी की हवा है। जिस प्रकार से जो एक वो कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग की गई है, वो इतनी मजबूत है इस समय कि हर दल, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको इतने सुंदर धागे में पिरोया है भाजपा ने कि कोई भी वोट उनसे अलग नहीं जाने वाला, सारे वोट इंटैक्ट हैं। तो 75+ सीट निश्चित है, और बाकी जो गठबंधन है उसने आधा काम खुद खराब करा है। जो उसने नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, जो लिस्ट नहीं ला पा रहे, चीजें नहीं ला पा रहे, अपोनेंट की वीकनेस ही बीजेपी की इस बार सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, गौरव रघुवंशी जी, सुना आपने, भरत जी भी ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों की वीकनेस ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है बीजेपी की, इसमें सुधार करने की जरूरत है। दिव्या जी, थोड़ा टाइम दीजिएगा। भरत जी जितनी बातें कर रहे हैं ठीक बात है, वो अपने आंकड़ों के हिसाब से अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, इतनी सीटें उतनी सीटें, ये होगा वो होगा, ठीक बात है। मोदी जी के विश्वास पे कर रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे कर रहे हैं, ठीक बात है, वो विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, मैं 4-5 घटनाएं आपको बता देता हूं। ये किसी तरह से सुशासन के आधार पे नहीं है। कन्नौज में दलित छात्रा के साथ रेप करके वीडियो बनाया जाता है, ये कल की घटना है। प्रसव से पीड़ित महिला बाराबंकी बदायूं में उसको अस्पताल में नहीं भर्ती किया जाता है, ये कल की घटना है। चूहे, एक योगी जी अभी एक बागपत में एक अस्पताल का उद्घाटन करके आए थे, उसमें चूहे साफ कर रहे हैं, ये सब पेपर की कटिंग में बता रहा हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं बता रहा हूं। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं। किसी कथावाचक के साथ गैंगरेप बनाने के नाम पे 9वीं कक्षा की छात्र उसका गैंगरेप कर दिया जाता है। ये सब घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं जो इस सुशासन में हो रही है, जो इस सुशासन को दिखाई जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं रहा किस तरह का सुशासन है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं, नौजवान बेरोजगार है। तो बता दीजिए, बीएसपी का जो कोर वोटर है वो क्यों छिटक रहा है, कहां कमी है? अगर कमियों पे ध्यान देंगे तभी तो करेक्ट कर पाएंगे ना उसे। हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता। ठीक है, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका गुप्ता जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो आप बीजेपी पर तो तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहले अपनी पार्टी में भी तो सुधार कीजिए। हर चुनाव से पहले आपकी इतनी सारी फौज दूसरी पार्टी में चली जाती है, तो उसे तो रोकना होगा ना कम से कम। देखिए, आज बीजेपी के पास जो हथकंडे हैं, जिसको कहते हैं कि सीबीआई, ईडी और आईटी, उसके दम पे ये क्या कुछ नहीं कर रहे, ये वसूली कर रहे हैं, और वो भी मतलब छापा मार वसूली। पहले छापा डालो और फिर वसूली करो। चुनावी बॉन्ड की हकीकत, एक भ्रष्टाचार जो खुलकर सामने आ गया है, वो भारतीय जनता पार्टी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डर की वजह से जा रहे हैं क्या ये लोग बीजेपी में? देखिए, डर की वजह से नहीं जा रहे, पर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अकाल पड़ गया है, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बुलाती है। और अगर वो दागी हो
अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों तो वो अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के उनको धुल के साफ साफ कर लेती। आप बताइए ना, छगन भुजबल की फाइल ईडी ऑफिस में गायब है, नहीं मिल पा रही है। आप बताइए, अजीत पवार को ये खड़े होकर कहते हैं कि इतने हजार का घोटाला और अगले दिन उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। आप बताइए, हेमंत जो शर्मा जो इनको कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, उसको भी सीएम बना देते हैं। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, सवाल का जवाब दे कि 68 लाख बच्चे बिना खाए सो क्यों जाते हैं 24 घंटे। आप बताइए कि जो किसान की आय आपने दुगनी करने का वादा किया था, वो 27 से 23 पे कैसे आ जाती है। आप बताएं कि जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, क्या अस्पतालों में क्या अभी भी आपने कोई परमानेंट डॉक्टर की भर्तियां निकाली है क्या? ठीक है संजय जी, जवाब दे दीजिए। और वो कह रहे हैं कि एजेंसियां भी आप लोग के इशारे पर काम कर रही हैं, थोड़ा भी कोई कुछ कहे तो वहां छापे पड़ जाते हैं, वसूली आप तोड़ रहे हैं उनके लोगों को। अरे भाई प्रियंका जी बड़े ध्यान से सुने। प्रियंका जी, आ रही हूं गौरव जी आपके पास। आप जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रवक्ता हैं, वो अजय राय जी भारतीय जनता पार्टी से आप में गए, आप उनको ईडी का डर दिखा के कांग्रेस में लेकर आई थी क्या? आपका प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से गया है। ये आपकी स्थिति है। बात नंबर 2 सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से देश का गरीब जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए संकट है। अगर गरीब का कल्याण हो रहा है, अगर देश के अंदर 80 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर उनकी नीतियों के द्वारा उनको भोजन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो ये आपकी तकलीफ है। मैंने कहा ना, ये आपकी तकलीफ है। और आपने अभी कहा था कि हमारे देश पर कर्ज बढ़ गया। अरे चलो देखिए, अर्थशास्त्र समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है? अमेरिका पर 30,400। एक एक करके आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, एक एक करके। अब संजय जी बोल रहे हैं तो प्रियंका जी आप रुक जाइए। तो मैं प्रियंका जी, जरा अर्थशास्त्र समझिए। आप भारत पर कर्ज की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है? जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका पर 30,400 अरब डॉलर का कर्ज है। क्यों? क्योंकि वो उस कर्ज को चुकाने में सक्षम है। चीन के अंदर 13,000 अरब डॉलर का कर्ज है, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। कर्ज उसी को मिलता है जो कर्ज चुकाने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा, आपकी हैसियत जितनी होगी उतना ही आपको कर्ज मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिनको इतना भी अर्थशास्त्र नहीं समझ में आता, ठीक है, गौरव जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव जी, और जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। गौरव जी आवाज मिल रही है आपको? देश को समझाइए जी, आवाज आ रही है। जी गौरव जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कई सारी घटनाएं जो आपको बताई दिव्या जी, कल की मैंने कई सारी घटनाएं बताई जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार और तमाम तरीके हुए। और यही वो पार्टी है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये इसकी कथनी और करनी में अंतर समझ में आता है। ये मैं केवल कल की घटनाएं बता रहा हूं, और ये लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर रोज का ही काम है जो इस तरह के काम हो रहे हैं। आंकड़े बहुत अच्छे हैं, प्रचार बहुत अच्छा है, मीडिया बहुत अच्छी है। कितना प्रचार में खर्च कर रही है ये सरकार, जरा इसके भी आंकड़े निकाल के दिखा दें संजय चौधरी जी। अच्छा दिखाने से हो सकता है कि 100 बार एक झूठ बोला जाए तो वो सच लगने लगता है लोगों को, और वही हो रहा है इस सरकार में। दूसरी चीज, जो ये बात आप जमीनी हकीकत जो है वो जो कागजों की हकीकत है उससे बहुत दूर है। यहाँ पे ना महिला सुरक्षित है, बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं, उनकी परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। 3 बार लोग परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा एक भी सफल परीक्षा आज तक उत्तर प्रदेश सरकार करा पाई हो तो मुझे बताइए। ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी बन जाती है। कहां से अरेंज करके फॉर्म भरता है? कि जब अपवाद को घटना बनाकर पेश किया जाता है तो यही स्थिति होती है। जैसे कोई बहुत जगह साफ हो और वहां एक तिनका कूड़े का मिल जाए और लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया जाए कि ये तो गंदगी रह गई, गंदगी रह गई, गंदगी रह गई। ये इसी प्रकार की घटनाओं को जो अपवाद स्वरूप है उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन संजय चौधरी जी, ये घटनाएं अपवाद दलितों के साथी क्यों होते हैं? संजय जी, ये अपवाद दलितों के साथी क्यों होते हैं? बुलंदशहर वाली घटना भूल गए क्या? अपराध और माफियाओं का उत्तर प्रदेश का समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? बुलंदशहर की घटना याद दिलाऊं क्या मैं? उसमें कौन लोग दोषी थे? भाजपा विचारधारा के लोग दोषी थे, और उनको किस तरह से पुलिस ने बचाया, किस तरह कोर्ट से छुड़वाया, किस तरह चार्जशीट हल्को लगाई। एक दलित के साथ जो अत्याचार हुआ
कि दलित बच्ची के साथ अत्याचार हुआ था। संजय चौधरी जी, अगर आप भूल गए हो, मैं भूलने नहीं दूंगा ना, हमारी डीएसपी भूलने देगी। जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है वो हम लोग भूलने नहीं देंगे आपको। आप आंकड़ों पे ये अत्याचार नहीं छुपा सकते हैं। और ये अपवाद मैं केवल ये अपवाद आपके एक दिन के बता रहा हूं मैं, ये अपवाद नहीं है संजय जी। आप जरा आपकी जो हकीकत को समझ गई है और इसी हकीकत को समझने के कारण उत्तर प्रदेश बराबर लोकसभा, आपकी जो वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, आप उस गृह मंत्रालय की वेबसाइट में देखिए महिलाओं के प्रति अपराधों में कितनी वृद्धि हुई है। इसीलिए आपकी हैसियत ये है। संजय जी, आपकी सरकार की एक वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, उसमें देखिए महिलाओं के प्रति अपराधों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप अपनी बातों को केवल आपके कहने से, झूठ कहने से सच नहीं हो जाएगा। जनता ने अपनी हैसियत में ला दिया। गौरव जी, लेकिन जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था ना, उसका जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए। संजय जी, ठीक है संजय जी, एक एक करके प्लीज। गौरव जी, जो मैंने आपसे इससे पहले सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। गौरव जी सुन तो लीजिए प्लीज, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका जो कोर वोटर है वो आपसे क्यों छिटक रहा है? भाई पीडीए की बात जो है समाजवादी पार्टी भी कर रही है और बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट में पीडीए को जगह दी है, तो फिर आपका जो कोर वोटर है वो क्यों जा रहा है दूसरी तरफ? दिव्या जी, हर चुनाव में अभी एक यही भाजपा है जो 14 वर्षों को वनवास काटी थी। आपको याद है कि नहीं याद है? या संजय चौधरी जी को याद है कि नहीं याद है? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर वनवास काटी थी और इनका कितना वोट परसेंटेज हो गया था? अरे वोट परसेंटेज नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग और विचारधारा हमारी जीवित रहेगी। दलितों के साथ अत्याचार होगा, हम लोग मुखर होंगे, और महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, हम लोग मुखर होंगे, किसानों के साथ अत्याचार होगा, हम लोग मुखर होंगे, बेरोजगारों के साथ अत्याचार होगा, संजय जी जवाब दे दीजिए, फिर भरत जी के पास जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वोटों के आधार पे हम बात करेंगे। देखिए मुझे लगता है 14 वर्षों का वनवास काटा है भाजपा ने। विचारों की लड़ाई है हमारी। अगर ये विचारों की लड़ाई होती तो समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी और स्वामी प्रसाद मौर्य इस आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से क्यों इस्तीफा दे देते हैं? क्यों पल्लवी पटेल कहती है कि आप पीडीए पर काम नहीं करते? क्यों आप पे भी आरोप छोड़ जाते हैं? वो आप पे भी आरोप लगा के इस्तीफा देके गए थे समाजवादी पार्टी में। संजय जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप पे भी आरोप लगा के इस्तीफा देके गए थे। सलीम शेरवानी, संजय चौधरी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप पे भी आरोप लगा के गए थे। राजभर जी आप पे आरोप लगा के गए, फिर आ गए। पटेल पीडीए की है। ये कौन सा आदर्श है? कौन सी नैतिकता है आपकी? क्यों आपके चीफ व्हिप पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? अमेठी और रायबरेली से आपके विधायक क्यों भाग रहे हैं? कभी इस पर सोचा? यही पीडीए का विरोध करने वाले आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार आपके साथी जो सहयोगी दल है वो आपको छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? क्यों राजभर आपके साथ से चले गए? संजय जी, इसकी जानकारी आप मुझसे लीजिए समाजवादी पार्टी से। भरत जी, ये पीडीए की बात जो हर पार्टी इस चुनाव में कर रही है, आपको लगता है कि वोट बटेगा आगे? भरत जी आवाज आ रही है आपको? भरत जी क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रियंका गुप्ता जी, लेकिन भाई राहुल गांधी जी जो है पहले अमेठी की बात करते थे, रायबरेली की भी बात करते थे, इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं। प्रियंका के लिए नारे तो बार बार लगते हैं, लेकिन भाई बता दीजिए ना, सस्पेंस इतना क्यों रखा है? अगर वो चुनाव लड़ने जा रही है तो क्लियर कर दीजिए। अमेठी रायबरेली तो आप लोगों की परंपरागत सीट रही है ना, हर कोई जानना चाहता है वहां से कौन कैंडिडेट होगा, तो इतना सस्पेंस क्यों? बिल्कुल दिव्या जी, अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट ही नहीं रही है, एक पारिवारिक सीट रही है और परिवार समझते हैं वहां के लोगों को। और आपको मैं आश्वस्त करती हूँ कि पूरी पार्टी यही चाहती है जो आप कह रहे हैं और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। परंतु आज मुद्दे क्या है? आज मुद्दे ये हैं कि हमारे देश में रोजगार नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लेकर आती है 30 लाख रोजगार की गारंटी जो सरकारी होगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और 5,000 करोड़ के जो भी है आप स्टार्टअप्स के लिए पैसा दिया जाएगा। उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है पैसे की, और उसी से इस देश की इकोनॉमी चलेगी। उन किसानों को एमएसपी की गारंटी आज का अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। ठीक है संजय चौधरी जी, प्रियंका जी को सुना आपने, कह रही है कि जो वादे आप लोग पूरे नहीं कर पाए वो लोग आने वाले वक्त में कर देंगे अगर उन्हें मौका मिलता है तो। ठीक है भरत जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो ये पीडीए के बाद जो हर पार्टी इस चुनाव में कर रही है, आपको लगता है कि वोट बढ़ सकता है इसके जरिए? नहीं, डेफिनेटली वोट बढ़ नहीं सकता है। वोट पूरी तरीके से इन क्षेत्रीय पार्टियों से टूट चुका है
और ये जो कुछ नेताओं के नाम बार बार आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य या इस टाइप के जो नाम आते हैं, भारत की जनता वैसी नहीं रही कि एक लोकल लीडर के पीछे चल दिए और आगे बढ़ गए। आज लड़ाई आइडियोलॉजी की है, आज लड़ाई विजन की है। किसी भी लोकल पार्टी के पास या स्टेट पॉलिटिक्स की पार्टी के पास आज विजन नहीं है। माफ करिएगा, मैं हर एक नेता की बड़ा सम्मान करता हूं, मैं मायावती जी का तो बहुत सम्मान करता हूं, मैं अखिलेश जी का भी सम्मान करता हूं, पर आज उन दोनों में से किसी ने भी विजन की बात नहीं करी है। अभी भी यहां पे बैठकर बसपा के प्रवक्ता सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या क्राइम हुआ। अगर इसी समय का वो सदुपयोग ये करते कि बसपा किन मुद्दों पे लड़ेगी, आप दलितों के साथ हैं, ये विकिपीडिया पे भी लोग पढ़ सकते हैं। आज जमाना बहुत आगे है, सबको मैनिफेस्टो देखना होता है, सबको पढ़ना होता है कि आप चाहते क्या हैं, आप दलितों के लिए क्या करने वाले हैं, व्हाट इज योर विजन, आप उनको क्या देने वाले हैं, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट यू आर डिराइविंग अप, आप अपने स्टेट को क्या दे सकते हैं। और क्षमा चाहूंगा पर यहां बैठी कांग्रेस या बसपा इस विषय पे बात करने के लिए असमर्थ है। दोनों में से किसी के पास भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि वो दलितों का समाज कैसे सुधार देंगे। और माफ करिएगा, आज भारत में कोई युवा अपने आप को किसी भी दलित, ओबीसी, SC ST में नहीं बांटता। वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया समझता है। उसको ये दिखता है कि आप देश में क्या भला कर सकते हैं, आप कौन सी नई चीज ला सकते हैं, व्हाट डेवलपमेंट यू कैन प्रोवाइड। उस पे तो आपके पास कोई शब्द नहीं। ठीक है गौरव जी, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया। वो कह रहे भाई आप लोगों के पास तो विजन ही नहीं है। जनता को बताइए ना कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप देश में क्या बदलाव लाएंगे, क्या बेनिफिट होगा जनता को। भरत जी तो आज आए हैं, हम लोग तो दलितों के हमेशा सामाजिक, अरे आप बीजेपी का किनारा है, बीजेपी की घटनाएं किनारा है, ये हुआ वो हुआ, नहीं करेंगे तो कोई भी आपके मुद्दे क्या हैं? अरे सुन तो लीजिए दिव्या जी, पूरी बात तो सुन लीजिए। सामाजिक और आर्थिक सुधार जब तक नहीं होगा, शिक्षा में सुधार नहीं होगा दलितों का, तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। और बीएसपी का यही मोटो है। और जब तक हम केंद्र की सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, हमारा ये उद्देश्य पूर्ता नहीं होगा। ये प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं होता है, नीतियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि हमें जब भी मौका मिलेगा हम सत्ता के साथ जाएंगे और अपनी हिस्सेदारी के अनुसार अपनी मांगे रखेंगे। ठीक, अभी आपने कहा था आपकी पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ती, वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ती है। अब आप कह रहे हैं आपको भागीदारी चाहिए। बिल्कुल नहीं लड़ती है भरत जी, बिल्कुल नहीं लड़ती है, पर बिल्कुल चाहिए, भागीदारी चाहिए, बिल्कुल भागीदारी चाहिए। अगर हम दलितों का हित कैसे करेंगे, आप ये बताइए, आइडियोलॉजी से क्यों मिले? आप मुझे ये बताएं ना, आप क्या करेंगे उस समाज के लिए जिसको आप बार-बार आप पॉलिटिकल एजेंडा यूज करने के लिए जिसका नाम ले रहे हैं सर, आप उसके लिए करेंगे क्या? सुनिए आप करेंगे क्या? सवाल ये है, आप इतने बड़े चैनल के माध्यम से बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे? दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा। आर्थिक कैसे करेंगे? आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आर्थिक कैसे करेंगे? दलितों की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक 5 किलो अनाज देके नहीं करेंगे, 5 किलो अनाज देके नहीं करेंगे, इतना तो तय है। अब देखिए फिर आप जुमले वाली बात पे आ गए। मैंने आपसे कितनी स्पष्ट बात पूछी, आपसे क्या रहे, आप जवाब क्या दे रहे हैं गौरव जी? ना आपने रेलवे की बात करी, ना आपने ये बताया आप एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट कैसे करेंगे। कह रहा हूं, मैं भरत जी से कह रहा हूं, सामाजिक, आर्थिक जी, ये तो मैं चुप हूं, आप कह लीजिए। जी भरत जी, आपने तो 3-4 तथ्य दिए कि मजबूत नेता होता है वही सरकार बनाता है। कांग्रेस ने 91 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब मजबूत नेता नहीं हुआ करता था। 96 में गठबंधन की एक सरकार बनी थी, आपको याद होगा, उसमें मजबूत नेता नहीं था, है ना। साइनिंग इंडिया, सुन लीजिए, साइनिंग इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत मजबूत नेता थे और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी 2004 में। ठीक है, आप इन चीजों को, तथ्यों को गलत रूप से जो पेश कर रहे हैं, मैं उस पर आपको टोक रहा हूँ। हमारी नीतियों का सवाल है, हमारी नीतियां, मैनिफेस्टो दोनों आएगा, चुनाव के समय सब आएगा, आप पढ़िएगा उसे। अरे वो विजन की बात कर रहे हैं ना प्रियंका गुप्ता जी, यही सवाल आपसे भी है। नहीं, आप पढ़िएगा, मैनिफेस्टो आएगा, वो बताएं। ठीक है, वो गोल गोल घुमा रहे हैं, वो बीजेपी पर फिर से अटैक कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे भी यही सवाल है भाई, विजन तो क्लियर हो कम से कम, और आप लोगों के पास तो चेहरा तक नहीं है। आप लोगों को स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना पड़ रहा है। भाई आप लोगों के साथ तो कोई गठबंधन करने तक को तैयार नहीं था।
पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है, गठबंधन तोड़ तोड़ के गठबंधन कर रही है, उसको क्या जरूरत आन पड़ी है? सवाल तो पूछना आपको भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, पर आप नहीं पूछेंगे। भरत जी बहरे हैं, उनको इतनी देर से सुनाई नहीं दे रहा। मैं जब 30 लाख नौकरियों की बात कर रही हूँ तो उन्हें पूछना चाहिए। सवाल नहीं करूंगी, जो सवाल कर रहे हैं वो मैं कर रही हूँ ना उनसे। ये सवाल तो मेरा आपसे है, आपसे पूछूंगी ना। आप लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है भाई? ये तो विचित्र बात है। आप लोगों की पार्टी से साथ छोड़ छोड़कर लोग जा रहे हैं। पूरे देश में आप स्थिति देख लीजिए जरा, कांग्रेस पार्टी की क्या है। आपके खुद के नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। ये है कि ये सवाल पूछने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आज कांग्रेस पार्टी में है और इंडिया गठबंधन में। वो सवाल खुलकर पूछती है बिना कैसा गठबंधन है? वही तो समझ नहीं आ रहा है कैसा गठबंधन है। राहुल गांधी जी पूछते हैं, अंधों में काना राजा है ये, और कुछ नहीं है के पास नहीं होता। पूरी तरह से फ्रॉड है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आज इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा सामने आ गया है कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी आज देश में किसी का विकास नहीं कर पाई। किसान उसी हालात में है। 700 किसानों की हत्या हो चुकी है, 3 से ज्यादा किसानों को इन्होंने आंखें फोड़ दी और उसके बाद दर्जनों लोगों को घायल कर दिया। अरे तो उसके जनता पे छोड़ दीजिए ना, आपको नहीं डिसाइड करने वाली। ठीक है, ये जनता डिसाइड कर रही है ना। और पिछले चुनावों में तो आपने देख लिया, फिर से मौका मिलेगा आप लोगों को। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर दीजिए भाई, कन्विंस करिए ना जनता को। नवरत्न इनकी पार्टी में है, आप और क्या बताऊं मैं इनकी खूबियां। ठीक है संजय जी, जवाब दे रहे हैं संजय जी। क्या बताऊं कि महिला विरोध जितनी भी महिला विरोध भरत जी आ रहे हैं, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि क्षेत्र में देखिए दोहरा चरित्र कैसा होता है इसको देखिए आप। कांग्रेस बात करती है ना महंगाई कम करने के लिए। ये हिमाचल में चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद पहला काम क्या किया? प्रियंका जी से पूछिए, सबसे पहले पेट्रोल के ऊपर 6 रुपए का कर बढ़ा दिया इन्होंने। यानी कि जीत कर आएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। ये वही लोग हैं, इनको जब जब मौका मिला है 1971 में नारा लगाने वाले कि इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, इनकी पीढ़ियां चली गई और देश का गरीबी बना रहा। ये इनकी वास्तविक स्थिति है। जो बात करते हैं बेरोजगारी को हटाने की, जल्दी से आखिरी कमेंट जल्दी से भरत जी से, आखिरी कमेंट 30 सेकंड्स में जल्दी भरत जी। दिव्या जी, अब लोगों को बुरा लग जाता है, लोग बहरा और गूंगा और ये बताने लगते हैं, पर सच्चाई यही है कि अंधों के बीच काना राजा सिचुएशन है इस समय कांग्रेस की। उनके पास ना तो नेता बचा है और ना उनके पास काम करने के लिए लोग, इसलिए इनके प्रवक्ताओं के पास जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, तो ऐलान जंग की शुरुआत हो गई है और एक दूसरे पर जुबानी हमले अभी से तेज हो गए हैं। आने वाले वक्त में ये हमले और भी ज्यादा तेज होंगे, लेकिन अब चुनावी तारीखों का क्योंकि ऐलान हो गया है तो ये जनता को डिसाइड करना है कि उसे किसको चुनना है। 4 जून को